नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएम मोटिव स्टडी ग्रुप में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जून माह की करंट अफेयर की क्रॉनिकल मैगजीन देखेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो ज़्यादा टाइम न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हमने पहले से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है और इसकी PDF भी मैं आपको अपने चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपने चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जीएम मोटिव स्टडी ग्रुप का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार में जाति गणना हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, केवल यही यहाँ से जानकारी लेनी है। फिर बिहार में एक थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है, जो पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग ने किया है। बिहार में थावे महोत्सव, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिहार के खुरमा, तिलकुट, बालूशाही को GI टैग दिया गया है। खुरमा, तिलकुट और बालूशाही, इसे GI टैग दिया गया है। इससे पहले चिनिया केला और बावन बूटी और पत्थरकर्टी कला को GI टैग दिया गया है। इसके अतिरिक्त मरचा चावल को GI टैग दिया गया है, जो अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। इससे पहले भागलपुर का जर्दालू आम था, कतरनी धान थी, नवादा का मगही पान था और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को भी इससे पहले GI टैग दिया जा चुका है। तो बिहार में एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा लीची हमारे देश में कहाँ पर उत्पादित की जाती है, तो वो है बिहार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस आगे बढ़ते हैं तो दरभंगा में बनेगा बिहार का दूसरा एम्स। तो बिहार में एक एम्स पहले से ही है, दूसरा बनेगा दरभंगा में। चलिए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिहार मेट्रो प्रोजेक्ट हेतु जापान वित्त सहायता दे रहा है। जापान किस राज्य, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जापान किस राज्य में मेट्रो प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय सहायता दे रहा है। तो पटना प्रोजेक्ट हेतु वित्तीय सहायता जापान दे रहा है। कोसी बेसिन विकास परियोजना, कोसी की वजह से जो बाढ़ आती है उसकी प्रभाविता को कम करने के लिए कोसी बेसिन विकास परियोजना की जा रही है और इसे संपोषित कर रहा है विश्व बैंक। विश्व बैंक इसके लिए हमें पैसा दे रहा है, तो यहाँ से इसे याद रखेंगे। इसके लिए जो ये जो योजना है कोसी बेसिन विकास परियोजना, इसके लिए विश्व बैंक ने 67% वित्त दिया है और बिहार सरकार 33% वित्त देगी। एक मुजफ्फरनगर में इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया, ये भी थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। फिर सुपर 30 के जो आनंद कुमार थे उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर 2023 में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया था। 6 को दिया गया था पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 को दिया गया था पद्मश्री। फिर पश्चिमी चंपारण के सुगंधित मरचा चावल को GI टैग दिया गया। मैंने आपको पीछे भी बताया था, मरचा चावल को GI टैग दिया गया है, ठीक है। ये हम सब देख चुके हैं। जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, मगही पान, मिथिला का मखाना, इसे भी GI टैग दिया गया है। इसके अतिरिक्त हस्तशिल्प में मंजूषा कला। अब अगर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि मंजूषा कला किस राज्य से संबंधित है, तो आप क्या जवाब दोगे यदि नहीं पता होगा कि बिहार से संबंधित है। फिर सुजनी कढ़ाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। एप्लिक खटवा वर्क, ये कोई खास नहीं है। सिक्की घास के उत्पाद, ये थोड़ा सा देख लो। और मधुबनी पेंटिंग, ये बिहार से इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, जो मरचा चावल जो है, इसे मरचा चावल क्यों बोलते हैं, तो क्योंकि इसका जो आकार होता है वो काली मिर्च के समान होता है, ठीक, इसलिए इसे मरचा चावल बोल दिया जाता है। फिर आगे झारखंड में आ गए। फिर झारखंड में 4000 से अधिक जलाशय सूख गए हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ भी बनाया जा सकता है। तो मान लिया क्वेश्चन आ गया कि किस राज्य, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 4000 से अधिक जलाशय सूख गए हैं, तो आप क्या कहोगे। तो ये मैगजीन चीख कर कह रही है कि 4000 से अधिक जलाशय झारखंड में सूख गए हैं, ठीक। जलाशयों के मामले में झारखंड देश में दूसरे स्थान पर है और ये देश में पहली बार जलाशयों की गणना की गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि देश में जलाशयों की गणना, मतलब स्टेटमेंट भी आ सकता है कि देश में जलाशयों की गणना प्रतिवर्ष की जाती है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। देश में जलाशयों की गणना पहली बार की गई है। चलो, फिर अब उत्तर प्रदेश के तो इंपॉर्टेंट है ही सारे, तो हम यहाँ से अच्छे से देखेंगे। AAN अवार्ड 2023 किसे दिया गया, तो BHU के चिकित्सा विज्ञान संस्थान न्यूरोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सकों को अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी द्वारा AAN अवार्ड
से सम्मानित किया गया। तो ये कौन कौन है? एक तो है इसमें अभिषेक पाठक, डॉक्टर अभिषेक पाठक, और एक है डॉक्टर आनंद। इन्हें अमेरिकन एकेडमिक न्यूरोलॉजी द्वारा AAN अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का जो है निर्माण किया जाएगा, ये प्रस्तावित हो चुका है। 30,000 दर्शकों की इसमें बैठने की क्षमता होगी और इसमें 400 करोड़ रुपए हम लगा देंगे। ठीक है। फिर वाराणसी में वाटर टैक्सी का संचालन किया गया। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में वाटर टैक्सी का संचालन शुरू किया गया? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे वाराणसी में। ठीक। तो ये कहाँ से कहाँ तक किए गए? देखिए, नमो घाट सबसे उत्तर में, जो मान लीजिए वाराणसी है तो सबसे उत्तर में है नमो घाट, और सबसे दक्षिण में है 80 घाट। तो इनके बीच वाटर टैक्सी चलाई जाएगी। ठीक। चलिए, इससे पहले एक जानकारी ले लीजिए कि केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो का संचालन किया गया है। ठीक है। NMHN और राज्य संग्रहालय के मध्य समझौता हुआ है। ठीक। NMHN की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली और राज्य संग्रहालय लखनऊ के बीच एक समझौता हुआ है। अब देखेंगे कि क्यों हुआ है समझौता। यह समझौता जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मिलकर कार्य करने हेतु किया गया है। किस किस के बीच में? राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय और राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के बीच। ठीक। फिर गोरखपुर में बनेगा पहला महिला विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनाया जाएगा। इसे थोड़ा सा जानकारी रखिएगा। अब गोरखपुर में 5 विश्वविद्यालय हो जाएंगे। ठीक। फिर लखनऊ और हरदोई जिलों में PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ किया जाएगा। कहाँ पर? लखनऊ और हरदोई में। तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में राज्य के लखनऊ और हरदोई जिले में PM मित्र पार्क का शुभारंभ किया। ठीक। फिर PM मित्र पार्क क्या है? PM मित्र पार्क लखनऊ को विशेष प्रयोजन वाहन SPV के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा। ठीक। इसमें PM मित्र पार्क लखनऊ का कुल क्षेत्रफल 1000 एकड़ होगा और इसमें 10,000 करोड़ का निवेश होने की संभावनाएं पूरी हैं। ठीक। उत्तर प्रदेश के 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया गया। ठीक है। किसने दिया? हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इन्होंने नई दिल्ली में पंचायतों को प्रोत्साहन पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया। अब ये 2 पंचायत कहाँ की हैं? तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली है सिद्धार्थनगर जिले की हसूदी ओसानपुर ग्राम पंचायत। ठीक। इन्हें कौन सा दिया गया? इन्हें दिया गया दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार। ठीक है। फिर मुरादाबाद जिले के दिलारी ब्लॉक में है ग्राम पंचायत है मिलक अमावती। इन्हें नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया। चलिए आगे बढ़िए। फिर गंगा समग्र एविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ? तो उत्तराखंड में शुरू हुआ। ठीक। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया। तो कार्यक्रम का नाम क्या है? गंगा समग्र एविरल गंगा निर्मल गंगा। यह है कार्यक्रम उत्तराखंड में शुरू किया गया। फिर उत्तराखंड में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ए हेल्प जो कार्यक्रम है उसका संबंध किससे है? तो पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम है ये। ठीक। ए हेल्प इसमें क्या इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में इस कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है पहले से ही। ठीक। अब उत्तराखंड में भी शुरू कर दिया गया है। तो ए हेल्प देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ए हेल्प में फुल फॉर्म है एक्सक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। मतलब कि कुल मिला के जो पशुधन होता है, जो डंगर होते हैं, उनकी उनमें जो बीमारियां फैलती हैं या उनके गर्भाधान आदि को लेकर जागरूक व्यक्तियों का एक वो बनाया जाएगा, टीम टाइप से बनाई जाएगी और वो लोगों की हेल्प करेंगे। मतलब उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और जो पशुओं की टैगिंग करने में सहायता देंगे, टीका लगाने में, इस टाइप के काम वो करेंगे। ठीक है। अब पश्चिम बंगाल में बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में 4 नए जैव विविधता विरासत स्थल को अधिसूचित किया गया है। ठीक है। कौन कौन से हैं? 4 बलिडंगा नदिया में है, नमथिंग पोखरी दार्जिलिंग में है, अमखोई वुड फॉसिल पार्क वीरभूम में है, स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन नदिया में है। ठीक है।
कोई बात नहीं। अब मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग सहित 5 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। ठीक है, तो मतलब मध्य प्रदेश के 5 जो सामान हैं, गोंड पेंटिंग फलाना ढिमकाना, इन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन सा। तो भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट है, एक हो गया स्टोन क्राफ्ट नंबर 1। फिर दूसरा है गोंड पेंटिंग, फिर तीसरा है बाटिक प्रिंट, चौथा है बारासिवनी की रेशम साड़ी। ठीक ठीक है, तो मध्य प्रदेश के 5 हस्तशिल्प उत्पादों को ये दिया गया है। तो 1 नंबर ये हुआ, 2 नंबर ये हुआ, 3 नंबर ये हुआ, 4 नंबर ये हुआ, और एक यहाँ पर छुपा हुआ है ग्वालियर का कारपेट। ठीक है, तो स्टोन क्राफ्ट, गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट, बाटिक प्रिंट और वारासिवनी, बालाघाट के वारासिवनी की रेशम की साड़ी, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग जो होता है ये सुनिश्चित करता है कि पंजीकृत अधिकृत उपयोगकर्ता के अलावा किसी अन्य को लोकप्रिय उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये है कि मान लिया नाइकी है, तो नाइकी के नाम पे ऐसा ना हो कि सबने फैक्ट्री खोल रखी नाइकी के नाम से, उसकी फिर ब्रांड वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट बना था 1999 में, जो हमारे यहाँ इन्फोर्स हुआ था 2003 में शायद। ठीक, तो इसे आप देख लीजिएगा। चलिए, फिर गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का नया आवास होगा। अभी आपको पता है कि हम नामीबिया से लाए थे चीते, लेकर आए थे हम हेलीकॉप्टर में बैठा के, तो हमने छोड़े थे वे कुनो नेशनल पार्क में, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, वे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए चीते, तो इसी वजह से गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का नया आवास बनाया जाएगा। गांधी सागर अभ्यारण्य है कहाँ? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर सरोगेसी अधिनियम में मध्य प्रदेश अग्रणी है। तो सरोगेसी अधिनियम 2021 के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। ये केवल वन लाइनर के रूप में ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अब यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया कि तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है। ठीक, तो तीर्थ दर्शन योजना जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है, और इसे कौन कौन संचालित कर रहा है? मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 तीर्थों, किसके जीवन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़े 5 तीर्थों, उनकी जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली तथा चैत्य भूमि मुंबई को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से जोड़ा गया है। ठीक है, अब इस जो अधिसूचना जारी की गई है, इसमें उत्तर प्रदेश का वाराणसी में जो संत रविदास मंदिर है उसे भी शामिल किया जा सकता है। ये चल रहा है प्रोग्राम। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बुरहानपुर प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का ही है भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सिविल सेवा दिवस के अवसर पर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में देश में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले बुरहानपुर को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, तो बुरहानपुर प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बुरहानपुर को सम्मानित क्यों किया गया है? तो इसने जल जीवन मिशन जो था उसका सबसे बेहतर क्रियान्वयन किया, इसलिए इसे सम्मानित किया गया है। तो व्हाट्सएप से बिल जमा करने वाली देश की पहली कंपनी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी देश की पहली सरकारी बिजली वितरण कंपनी है जो व्हाट्सएप पे के माध्यम से बिल को जमा करा लेती है। ठीक है, अब आप मैसेज करते करते तुरंत व्हाट्सएप से अपना बिल भी पे कर सकते हैं, इसका तात्पर्य केवल यही है। चलिए, फिर यहाँ पर कुछ खास है नहीं है। तो अपनी धरोहर आपनो गौरव पुस्तक का विमोचन। अपनी धरोहर आपनो गौरव पुस्तक का विमोचन किया गया। तो विमोचन किसने किया? डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने। ठीक है, राजस्थान के कला साहित्य एवं संस्कृति मंत्री हैं बी.डी. कल्ला, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, फिर अगला आगे चलते हैं। तो सावरकर जयंती को स्वतंत्र वीर दिवस घोषित कर दिया गया है। सावरकर जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस घोषित कर दिया गया है। तो ये किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं एकनाथ शिंदे, उन्होंने इस दिवस को घोषित किया है। ये कब मनाया जाएगा? 28 मई को। ठीक है, तो वीर सावरकर जो थे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र के नासिक जिले के भागुर गांव में 28 मई 1883 को जन्मे थे। मतलब कांग्रेस की स्थापना से 2 वर्ष पहले उनका जन्म 1883 में महाराष्ट्र के भागुर गांव में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सावरकर की महत्वपूर्ण पुस्तकें क्या हैं? ये यहाँ से बन जाता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है। तो पुस्तकों का नाम क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, मतलब कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857। ठीक। अगली पुस्तक का नाम है सिक्स ग्लोरियस एपोस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फिर अगली है हिंदुत्व, और अगला है हु इज हिंदू। ये 4 किताब इन्होंने लिखी, इन्हें याद कीजिए टक से। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? सुख आश्रय योजना। ये किससे संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। वहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने हाल ही में सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? अनाथों, अर्ध अनाथों और जरूरतमंद बच्चों को उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता प्रदान करना। ठीक है। तो मतलब कि योजना हमें कौन सी याद करनी है? सुख आश्रय योजना कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। किसके नाम पे है? वहाँ के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने अपने नाम पे एक योजना चलाई है, सुख आश्रय योजना। क्या काम करेगी? अनाथों, अर्ध अनाथों, जरूरतमंद बच्चों को उचित देखभाल, सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता प्रदान करेगी। ठीक है। 27 वर्ष की आयु तक ये उच्च शिक्षा भी देंगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी देंगे, कौशल विकास, कोचिंग सुविधाओं के साथ साथ आश्रय, भोजन और वस्त्र की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। विधेयक में भूमिहीन अनाथों को 3 बिस्सा भूमि का आवंटन किया जाएगा और आवास के लिए अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अब केरल में एक नया प्रोग्राम बनाया गया है, एक पंचायत एक खेल का मैदान। ठीक है। मतलब कि हर पंचायत में एक खेल का मैदान केरल सरकार प्रदान करेगी, खरीद के जमीनें डाल दी जाएंगी। चलिए फिर अब ये कम्बम अंगूर, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की फुल संभावनाएं हैं। तो कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है। कम्बम अंगूर जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु के प्रसिद्ध कम्बम पनीर थराचई को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसे कम्बम अंगूर भी कहा जाता है। ये बैंगनी भूरे रंग के होते हैं और बहुत बेहतरीन स्वाद इनका होता है। ठीक है। अब यहाँ से और भी छुपे हुए क्वेश्चन बन जाते हैं। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट पर स्थित कुंभम घाटी को दक्षिण भारत के अंगूर शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक। चलिए, जो थेनी जिला है वो पनीर थराचई नाम का जो गेहूं होता है उसके उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ बहुत बेहतरीन कम्बम अंगूर उगाए जाते हैं। ठीक है। जो अंगूर जो है विटामिन, टार्ट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और कुछ पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। चलिए फिर तमिलनाडु का है मनामदुरई पोट्री, इसे भी जीआई टैग दिया गया है, तो इसे भी याद कर लेना है। तो वैगई नदी जो है वो मनामदुरई मिट्टी के बर्तनों के लिए उपयोग किया जाने मिट्टी को समृद्ध करती है। मतलब कि जो ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं ये किसी मिट्टी से बनाए जाते हैं, और जो मिट्टी होती है वो उसे इस प्रकार की बनाती है वैगई नदी, स्पेशल गुण प्रदान करती है वैगई नदी उसके लिए। ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि कुछ खास नहीं है। फिर हाँ, गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स बनेगा। ठीक। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि बिहार में सेकंड एम्स बनने वाला है, और यहाँ पूर्वोत्तर में देख रहे हैं कि यहाँ पर गुवाहाटी में अभी फर्स्ट एम्स बनेगा। ठीक। चलो, बनेगा क्या? बन गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है असम के गुवाहाटी में। ठीक है। फिर बिहू नृत्य का 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिहू नृत्य ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक। बिहू नृत्य कहाँ से संबंधित है? यह असम का लोक नृत्य है। ठीक। तो असम के बिहू नृत्य ने गुवाहाटी के सुर सजाई स्टेडियम में 11,304 नर्तकों और संगीतकारों के प्रदर्शन के साथ 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है। मतलब बहुत सारे एक ही जगह इकट्ठे हो गए थे, रिकॉर्ड बन गया स्वयं। फिर त्रिपुरा ई खरीद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है। त्रिपुरा जो है फुल ई खरीद कर रहा है। चलो, शिलांग में बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियम का निर्माण। ठीक है। शिलांग पड़ता है मेघालय की राजधानी, यहाँ पर बहुउद्देश्य इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक। तो मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, आप एक्सपेक्ट करो कि सफ़ेद पन्ना है उस पर काले रंग से, काली स्याही से लिखा है कि खोंगजोम दिवस निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया। ऑप्शन में दे दिया असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। तो क्या लगा कहोगे? इनमें से कुछ नहीं लगाना है क्योंकि उसका है मणिपुर, ऑप्शन में था ही नहीं। इसके नंबर मिलेंगे सबको। ठीक है। अगर मणिपुर ऑप्शन में मिलता है तो मणिपुर लगा दो। अब ये दिवस क्यों मनाया जाता है? देखिए, मणिपुर के थाउबल जिले के खोंगजोम में 1891 में एंग्लो मणिपुरी युद्ध हुआ था। ठीक है। तो इसी याद में
खोंगजोंग दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो ये कब हुआ था? 1891 में। ये चीज़ याद रखनी है। चलो, फिर रामबन में पीड़ा कुम्फर सुरंग। फिर जो रामबन है जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर पीड़ा कुम्फर सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने इस सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये जम्मू और श्रीनगर के बीच की यात्रा को लगभग 3.5 घंटे में पूरी करवा देगी। कौन सी सुरंग है? सुरंग का नाम है पीड़ा कुम्फर सुरंग। 924 मीटर लंबी है। बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें एक्यूमुलेट नहीं करनी है, आगे बढ़ना है। अब यहाँ से फिर डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये सब क्वेश्चन आउट हैं, किसी ना किसी परीक्षा में तो जरूर पूछे जाएंगे। बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बसोहली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में आ गया है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आपका सिक्किम। तो क्या लगाओगे? आंख बंद करके जम्मू कश्मीर लगा दो। ठीक है, यह जम्मू क्षेत्र का पहला हस्तशिल्प है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब राष्ट्रीय सेक्शन शुरू करते हैं। तो चलिए, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी गई है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी गई है। किसने मंजूरी दी है? केंद्र सरकार ने क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ाने और पोषित करने के उद्देश्य से क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। तो देखो, सीधी सी बात यह है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी क्यों दी गई है? तो क्वांटम के क्षेत्र में अनुसंधान और प्रौद्योगिक विकास के लिए मंजूरी दी गई है। ठीक है, भारत एक मिशन के रूप में क्वांटम तकनीकी के विकास का कार्यक्रम घोषित करने वाला 7वां देश बन गया। ठीक है, इससे पहले भी, हमारे से पहले भी 6 देश क्वांटम के क्षेत्र में विशेष मिशन को लॉन्च कर चुके हैं। तो अब जो हम बन गए 7वें देश। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गतिशील और अभिनव पारिस्थितिक तंत्र बनाना। ठीक, फिर अगली न्यूज़ है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। ठीक है, अब इस समझौते से क्या होगा कि सीमा से सटे 130 गांवों का विवाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यह समझौता ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जनसंख्या के प्रोफाइल, प्रशासनिक सुविधा, सीमा से निकटता और निवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। माना पहला भारतीय गांव घोषित हो चुका है। ठीक, किसने घोषित किया है? देखिए, तो सीमा सड़क संगठन ने इसे घोषित किया है। तो उत्तराखंड में है माना गांव। ठीक है, उसे अभी तक भारत का अंतिम गांव माना जाता था, लेकिन अब इसे भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। ठीक, ये चमोली जिले में पड़ता है, 10,000 फीट की ऊंचाई पे है। बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर आगे चीन की सीमा से सटा हुआ यह गांव है। ठीक है, अब जब यहाँ पे जिक्र हुआ है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का, तो उत्तराखंड सहित देश का हर सीमावर्ती क्षेत्र विकसित हो रहा है। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है? वाइब्रेंट ग्रामीण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित सीमा समुदायों में निवासियों के जीवन के मानकों को ऊंचा करना, साथ ही ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना और स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। 19 जिलों के 2967 गाँवों का विकास किया जाएगा। फिर यहाँ से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से केवल ध्यान रखना है कि जो पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 को केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण करना, ताकि उनकी आबादी कम हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से कहा है कि कुत्तों के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कार्यक्रम को चलाने के लिए नगर पालिका, नगर निगम और पंचायत सहित स्थानीय निकाय जिम्मेदार होंगे। देखिए, यहाँ पर स्थानीय निकाय जिम्मेदार होंगे, ना कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार। ठीक है, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि देश में पहली बार 1960 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर उसी के तहत 1962 में पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे भी देख लो। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, तो हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केवल इतना सा मोटा मोटा ध्यान रख लो। स्वच्छ गंगा मिशन, गंगा को साफ करने के लिए 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। किसने मंजूरी दी है? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG ने 638 करोड़ रुपए दे दिए हैं, 8 परियोजनाएं बना दी है कि करो गंगा को साफ। ठीक, क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं क्योंकि प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ है, उसकी तैयारी चल रही है। ठीक है, उसके लिए चल रहा है। और यहाँ से एक चीज और देख लो कि बिहार में गंगा की एक सहायक नदी है, किऊल नदी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
जब छोटे छोटी नदियों के नाम पूछ के आपको कोई भी इधर उधर से ऑप्शन उठा के दे देता है तो दिमाग जाता है घूम। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि बिहार क्यूल नदी कहीं ना कहीं टकराएगी जरूर। देखो यहाँ नहीं टकराएगी, किसी और एग्जाम में टकराएगी, लेकिन क्यूल नदी कहीं ना कहीं आपको टकरा सकती है। ठीक है। फिर यमुना की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी, वहाँ का भी गंदा जल साफ करना है, वो भी इसी के तहत होगा। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG क्या है? इसे राष्ट्रीय गंगा परिषद भी कहा जाता है। 2011 में, ठीक है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में इसका पंजीकरण किया गया था। चलो अगली न्यूज है कि जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य केरल बना। ठीक है। तो केरल ने जल बजट क्यों अपनाया? तो गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट बनाया है। देश में ही है, अपनी तरह का पहला बजट है। ठीक है। चलो फिर बेंगलुरु में भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। बेंगलुरु में भारत का पहला 3D में बनाया गया है डाकघर। ठीक। तो भारत के बेंगलुरु में एक 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है, क्या जो बनाया गया। ठीक है। ये अपनी तरह का पहला होगा और इसका निर्माण कर रही है L&T लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है। यह भारत में 3D प्रिंटिंग सक्षम निर्माण करने वाली एकमात्र कंपनी है और IIT मद्रास के सहयोग से इसे बनाया गया है। ठीक। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। ठीक। तो निर्वाचन आयोग इस प्रकार का दर्जा देता है। उसने क्या किया है कि 3 पार्टियों के ये दर्जे वापस ले लिए हैं और एक पार्टी आम आदमी पार्टी को दर्जा दे दिया है। ठीक है। तो वापस किस किस के लिए है? राकपा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी और तृणमूल कांग्रेस, इनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया है। 3 का वापस लिया। ठीक है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में रालोद, आंध्र प्रदेश में BRS, मणिपुर में PDA, पुदुचेरी में PMK, पश्चिम बंगाल में RSP, मिजोरम में MPC। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इन्हें याद मत करो, याद रखना है तो उत्तर प्रदेश की रालोद, इसका राज्य पार्टी का दर्जा भी खत्म हो गया है, बस इतना देख लो। ठीक है। अब आपको दर्जा दे गया, आम आदमी पार्टी को दर्जा दे दिया गया है। 4 जिलों में चुनावी प्रदर्शन, 4 राज्यों में चुनावी प्रदर्शन के आधार पर यह दर्जा दिया गया है। दिल्ली, गोवा, पंजाब, गुजरात, चुनावी प्रदर्शन ठीक रहा। ठीक है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और 2022 में पंजाब में जीत हासिल की और उसके बाद इसे यह दर्जा दिया गया है। कौन सा दर्जा दिया गया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक है। अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे तो दिया, लेकिन इसकी जो है शर्त क्या है कि भाई ऐसा तो कोई एक पार्टी खोल के बैठ जाएगा, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा थोड़े दे दिया जाएगा उसे। तो उसकी देखिए शर्त, छोटी सी शर्त ये है कि 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लो। ठीक है। तो 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर लो। ठीक। फिर 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3 सीटें निकाल लो। 3 राज्यों में लोकसभा की 3 सीटें हो तुम्हारी। 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट तुम्हें मिल गई हो। ठीक है। ये है। अब यह दर्जा भारत में 6 पार्टियों के पास है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। तो ये 6 पार्टी कौन कौन सी है? तो बीजेपी है। देखो इसे याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले वे याद कर लो जो पक्का है तुम्हारी नज़रों में। देखो आप आम आदमी पार्टी का हमने भी पढ़ा है। फिर एक बीजेपी का तो रहना ही है, क्योंकि भैया वो तो पूरे देश की सबसे बड़ी पार्टी हो रही है फिलहाल। फिर कांग्रेस के पास भी है। तो 3 पार्टी इन्हें अलग करो। इसके बाद मायावती जी की BSP को अलग करो। ठीक है। उसके बाद बचती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPM। ठीक। और नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। अब ये 2 पार्टी बचती हैं, इन्हें दोनों को याद कर लो। ठीक। फिर राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी है। ठीक। तो ये ऐसी तीसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सुखोई से उड़ान भरी है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2006 में सुखोई से उड़ान भरने वाले देश के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद प्रतिभा पाटिल ने सुखोई से उड़ान भरी। ठीक। उसके बाद किसने भरी? उसके बाद हमारी वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने उड़ान भरी है। ठीक है। युद्धक विमान में उड़ान भरने वाली मुर्मू जी जो है देश की चौथी राष्ट्रपति हैं। ठीक। इससे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल और रामनाथ कोविंद, इन्होंने भी वायुसेना के लड़ाकू विमानों से उड़ान भरी थी। ठीक। फिर भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। क्यों दी है? देश के अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ावा देना और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग को भागीदारी देना। यह नीति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और निजी क्षेत्र की संस्थाओं जैसे संगठनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है।
ये भी ध्यान दो। फिर एनपीएस पेंशन लाभ में सुधार के लिए एक समिति गठित की गई है। देखिए एनपीएस का अधिकतम लाभ किस प्रकार से दिया जा सके, इसके लिए पेंशन के लाभों को बढ़ाने के तरीकों की खोज करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो वित्त सचिव होंगे, यहाँ से ये चीज ध्यान रखो। और इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 3 सदस्य होंगे, तो 1+3 की ये समिति है। और ये कौन है? वित्त सचिव। ठीक, चलो। फिर भारत संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी आयोग का सदस्य बन गया है। ठीक है, तो भारत संयुक्त राष्ट्र के यूएन के सांख्यिकी आयोग का सदस्य बन गया है। ठीक है, 4 वर्ष के लिए सदस्यता भारत के पास रहेगी। ठीक, चलो। कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। इससे पहले भारत 2004 में सांख्यिकी आयोग का सदस्य था। आगे बढ़ो। भारत का जो चयन हुआ है गुप्त मतदान से हुआ है, जबकि अर्जेंटीना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और अमेरिका निर्विरोध चुने गए। तो भैया केवल भारत का ही यहाँ पर भारत के लिए वोटिंग हुई है, बाकी सब निर्विरोध चुन लिए गए। चलो, अब जो समिति होती है इसमें क्या होता है कि यूएन के 24 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिन्हें एक समान भौगोलिक वितरण के आधार पर यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की ओर से चुना जाता है। इसके सदस्यों में 5 अफ्रीकी देश, एशिया प्रशांत क्षेत्र से 4, पूर्वी यूरोप से 4, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई से 4, पश्चिमी यूरोप से 7 देश शामिल होते हैं। देखो बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक तो याद रख लो कि यूएन की समिति है ये। फिर अगली बात याद रख लो कि 24 देश इसमें शामिल होते हैं। फिर अगली याद रख लो क्षेत्रीय स्तर पर जो है यूएन इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, मतलब सामाजिक और क्षेत्रीय स्तर पर ये इसके भाग बटे हुए हैं। फिर अगली चीज याद रखो कि भारत कौन से हिस्से में है? भारत है एशिया प्रशांत क्षेत्र वाले हिस्से में। फिर इससे अगली चीज याद रखो कि यहाँ से कितने सदस्य आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं 4 सदस्य। बस इतना ही करना है। ठीक है, फिर 10 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। अब ये 10 कहाँ लगाए जाएंगे? तो कैगा कर्नाटक में लगाए जाएंगे, एक स्थान है चुटका, फिर गोरखपुर है, यहाँ पर 2-2 लगाए जाएंगे। तो कितने हो गए? 6 हो गए। फिर राजस्थान के माही बांसवाड़ा में 4 परमाणु रिएक्टर लगाए जाएंगे, तो हो गए 10। ठीक, चलो। अब वर्तमान में परमाणु जो एटॉमिक पावर प्लांट से कितनी बिजली का उत्पादन हो रहा है? तो वो हो रहा है 6780 मेगावाट का। 6780 मेगावाट बिजली का उत्पादन एटॉमिक एनर्जी से हो रहा है, और इस क्षमता को हमें लेके जाना है 22,000 तक। देखो कहाँ 6780 और कहाँ 22,480, देखो अंतर तो है, तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। तो 10 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है, जिसमें अकेले राजस्थान में 4 हैं, फिर 2 गोरखपुर में, 2 चुटका में, 2 कैगा में। ये इतना याद रखो। चलो आगे बढ़ो। ठीक, अब वैश्विक स्तर पर अमेरिका में 91.5 गीगावाट का उत्पादन होता है। देखो कितना है। फिर फ्रांस है, फिर चीन है, तो सबसे ज्यादा कहाँ है? अमेरिका, यूएसए में। ये याद रखो। फिर विश्व बैंक ने, देखो अगर कोई विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय संस्था हमें लोन दे रही है या वित्त की व्यवस्था कर रही है, तो इसे याद रख लो, यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में फंस जाएगा। तो विश्व बैंक ने ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु कर्नाटक को ऋण मंजूरी दी है। ठीक, कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो ऋण दिया है लगभग 3000 करोड़, 2983 करोड़ रुपए का ये ऋण दिया है। ठीक, तो किसने दिया है? वर्ल्ड बैंक ने दिया है। किसे दिया है? कर्नाटक को दिया है। क्यों दिया है? ग्रामीण क्षेत्र में पानी की व्यवस्था करो, इसके लिए दिया है। कितना दिया है? तो लगभग में याद रख सकते हो 3000 करोड़। ठीक, चलो आगे बढ़ो। लोकपाल के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है। ठीक, तो राजपत्रित अधिसूचना में कहा गया है कि पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने लोकपाल के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष में बदल दिया है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 70 वर्ष हो जाएगी। फिर ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। तो रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। ठीक, 1700 करोड़ का लगभग ये समझौता है। तो इसका काम क्या है, क्यों किया गया है? तो अगली पीढ़ी की ब्रह्मोस मिसाइलों के उत्पादन और खरीद के लिए इसका जो है समझौता किया गया है। अब ये ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड क्या है? तो भारत और रूस के बीच एक संयुक्त
उद्यम है ये, ठीक है, जॉइंट इनिशिएटिव है। इसमें क्या होता है कि नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को सहायता दे रहे हैं, ठीक। अब इसका नाम देखो, इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। इसके पीछे बताओ कि इसका नाम ब्रह्मोस क्यों रखा गया है। तो ब्रह्मो में आ रहा है ब्रह्मपुत्र, और दूसरा बनता है इसका जो ये वाला हिस्सा है लास्ट वाला, ये क्यों रखा गया है। रूस में ऐसा कौन सा स्थान है जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया है। रूस में एक नदी है, ये मैंने बता दिया। आगे आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बौद्ध शिखर सम्मेलन, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, तिब्बत, इसे देखते हुए आप घूम जाओगे। अगला मिलेगा बर्मा, उसे देखते ही घूम जाओगे। फिर मिला थाईलैंड, और चुपके से चौथा ऑप्शन होगा नई दिल्ली। जाओ नई दिल्ली टक से लगाओ और आगे बढ़ जाओ, ठीक। तो ये कब से कब तक किया गया है, 20 से 21 अप्रैल को, ठीक। और इसका विषय क्या था, समकालीन व चुनौतियों पर प्रतिक्रिया, अभ्यास के लिए दर्शन, ठीक। चलो आगे बढ़ो। फिर भारतीय संविधान के डोंगरी भाषा का पहला संस्करण जारी कर दिया गया है। तो भारतीय जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं दी गई हैं, उसमें से एक भाषा है डोंगरी। तो अब 22 भाषाओं में जो एक भाषा डोंगरी है, डोंगरी भाषा में संविधान का पहला संस्करण जारी कर दिया गया है। तो यहाँ से बात ये आती है कि डोंगरी भाषा किस क्षेत्र की भाषा है। तो डोंगरी भाषा है जम्मू कश्मीर वाले हिस्से की भाषा, ठीक। ये चीजें याद रखनी है। चलिए, फिर जो डोंगरी भाषा का सबसे पहला लिखित संदर्भ नुह सिपिहर द 9 हेवेंस में पाया जाता है, जिसे कवि अमीर खुसरो ने लिखा था, ठीक है। तो नुह सिपिहर, डोंगरी संस्कृत वेदों की भाषा है, मतलब उससे निकली है, संस्कृत जो वेदों की भाषा है उससे डोंगरी भाषा भी निकली है। फिर 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, डोंगरी को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया था। चलो, फिर बनारसी पान को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान कर दिया गया है, ठीक। तो बनारसी पान कहाँ का है, तो यह है वाराणसी का, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है वाराणसी। वहां से 3 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, बनारसी लंगड़ाम, रामनगर भाटा बैंगन और आदमचीनी चावल। इसके अतिरिक्त बनारसी पान, तो 4 हो गए, ठीक। अब 81 क्षेत्र से जीआई टैग किए गए उत्पादों की कुल संख्या हो गई है 22। थोड़ा सा ध्यान रख लो बस, कोई दिक्कत नहीं है। अब बनारसी पान क्या है, इसके लिए तो कोई क्या ही बताए। यह एक माउथ फ्रेशनर है और पान के पत्ते पर सुपारी, भुजा हुआ चूना और कई अन्य सामग्रियों से लथा पता यह होता है बनारसी पान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने पीछे भी इसके बारे में बात की थी, जीआई टैग के बारे में। तो पेरिस कन्वेंशन को लागू करने के लिए 1999 में भारत सरकार द्वारा यह एक्ट बनाया गया जो 2003 से प्रभावी हुआ, ठीक है। चलो, जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद है दार्जिलिंग चाय, जिसे 2004-05 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। दार्जिलिंग जो है यह पश्चिम बंगाल का एक जिला है और यहाँ की चाय को 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था, ठीक। अब अगला क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया है, तो यह किसने दिया है। तो यूरोपियन यूनियन, देखो कितनी बड़ी बात है, यूरोपियन यूनियन ने हमारे हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेत प्रदान किया है, ठीक है। चलो, अब क्या होगा, इसे मिलने का फायदा यह है कि अब जब चाय यूरोप तक निर्यात हो सकेगी, ठीक, क्योंकि अब तक ये क्षेत्रीय रूप से निर्यात होता था, लेकिन अब जाइए विदेशों में यूरोप तक जाएगी, ठीक है। अब तमिलनाडु में उत्तर मेरूर शिलालेख मिला है, ठीक है। तो मिला क्या है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास पर चर्चा करते हुए बातों ही बातों में तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित उत्तरामेरूर शिलालेख का उल्लेख कर दिया है। मतलब जैसे ही उन्होंने भाषण देना शुरू किया और घुमाते घुमाते एकदम नाम आया उत्तरामेरूर शिलालेख, तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित उत्तरामेरूर शिलालेख, ठीक।
तो वहां पर पाया गया शिलालेख ग्राम सभा के लिए एक स्थानीय संविधान की तरह है। ठीक है, तो इस बारे में आप जान लो। तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जो स्थानीय स्वशासन, सबसे पहले भारत में स्थानीय स्वशासन जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु के जो चोल शासन था उसमें। तो इसी के संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस शिलालेख का उल्लेख कर दिया होगा। अब देखो, यह पल्लव और चोल काल के दौरान निर्मित अपने ऐतिहासिक मंदिर के लिए जाना जाता है। कौन? कांचीपुरम। ठीक, तमिलनाडु का कांचीपुरम। आगे बढ़ते हैं। फिर हाँ देखिए, यही चीज लिखी हुई है कि उत्तर मेरूर शिलालेख चोल काल के स्थानीय सभा या ग्राम सभा के कामकाज पर विवरण प्रदान करता है। ठीक, फिर विशेष विवाह अधिनियम के पूर्व सूचना संबंधी प्रावधान। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम संबंधी उन धाराओं के संबंध में चिंता व्यक्त की है जिनके लिए पूर्व सूचना देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसकी धारा है 1(5) जो विवाह करने की 30 दिन पूर्व सूचना देने से संबंधित है। अब इसमें समस्या क्या थी भाई, हम अपनी शादी की सूचना क्यों दें? तो यह निजता, व्यक्तिगत गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्ता के अधिकार का भी उल्लंघन करती है। ठीक है, फिर धारा 6 के तहत विवाह करने वाले व्यक्तियों के निजी विवरणों को प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, और आपत्ति दर्ज करने हेतु सार्वजनिक रूप से 30 दिनों तक का समय दिया जाता था। अब यह किस का उल्लंघन करता है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 और निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, पुथुंडू महोत्सव। तो पुथुंडू उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल को मनाया गया। यह तमिलनाडु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो पुथुंडू उत्सव तमिलनाडु नववर्ष चोल शासन काल से मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर में चित्रई थिरुविजा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सेक्शन भी खत्म हो गया। तो बहुत ही फास्ट मोड में हम आर्थिकी को देखें क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है अमेरिका। चीन को पीछे कर दिया अमेरिका ने और 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका बन गया है। तो दोनों देशों के बीच इस दौरान 7.65% की वृद्धि रही है और लगभग 129 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। देखिए एग्जैक्ट है 128.55, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है, थोड़ा सा दिमाग में रखो, केवल 129 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। और देखिए 2020-21, 2021-22 और 2022-23 लगातार ये ग्राफ बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा में लगभग 83.2 अरब डॉलर की वृद्धि हो गई है। ठीक है, चलिए अगला है वैश्विक कंप्यूटर सेवाओं का निर्यात। ठीक है, भारत की हिस्सेदारी इसमें 11% हो गई है, बढ़ गए। चलो, पीएफसी द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऋण मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो 1000 कारों को ईवी की खरीद के लिए जेनसोल इंजीनियरिंग को 633 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है। चलो, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7 अप्रैल को कितना हो गया था? 584.755 अरब डॉलर। इसे थोड़ा सा मोटा मोटा देखो कि लगभग कितना रहता है, 500 से 600 के बीच में रहता है। चलो, भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देखिए IMF, इसके अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.9 कर दी है। देखो पहले IMF ने कहा था कि लगभग 6.1 रहेगी, लेकिन अब कर दी है 5.9। लेकिन इसके बाद भी भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा फैक्ट यह है कि भारत जो है यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब भारत से बड़ी अर्थव्यवस्था किन की है? तो पहले नंबर पे USA की है, सेकंड नंबर पे चीन की है, तीसरे नंबर पे जापान की है और चौथे नंबर पे जर्मनी की है। ठीक, 5वें नंबर पे अपना भारत है ही, अपना प्यारा भारत। ठीक है, अब प्रभाव पोर्टल लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? RBI ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? नियामकीय आवेदन के लिए मंजूरी और अधिकार पत्र देने के लिए इसकी प्रक्रिया को आसान बनाने के मकसद से प्रभाव पोर्टल को RBI ने लॉन्च किया है। ठीक, फिर वैश्विक व्यापार 1.7% बढ़ने की संभावना है 2023 में। कोई बात नहीं, WTO कह रहा है इस बात को। ठीक, फिर विश्व बैंक और ADB द्वारा भारत के आर्थिक विकास का अनुमान लगाया जा रहा है। विश्व बैंक बता रहा है 6.30%,
6.3% और एशियन डेवलपमेंट बैंक बता रहा है 6.4%। IMF कितना बता रहा है? IMF बता रहा है 5.9%। ठीक। फिर विदेशी व्यापार नीति 2023, यहाँ यह है इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारे वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने नई दिल्ली में विदेश व्यापार नीति 2023 को जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए उद्देश्य रखा गया है कि हमें 2030 तक $2 ट्रिलियन का अपना निर्यात बनाना है। यह इसका टारगेट है। कब तक? 2030 तक हमें $2 ट्रिलियन का अपना निर्यात टारगेट अचीव करना है। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी और 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना, जिसमें वस्तु एवं सेवा क्षेत्रों का समस्त योगदान होगा। ठीक है, इसके लिए हम छूट देंगे, सहयोग देंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लेन देन लागत में कमी, पहल करेंगे, ई-कॉमर्स निर्यात हब के रूप में विकासशील जिले और इस्कोमेट नीति को सुव्यवस्थित करेंगे। ठीक है, निर्यात उत्कृष्टता के शहर, मौजूदा 39 शहरों के अलावा फरीदाबाद, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी को निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में नामित किया गया है। ठीक। फिर GST राजस्व जो है मार्च 2023 में हुआ है खूब 1,60,122 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 13% बढ़ गया है पिछले साल से। GST संग्रहण वृद्धि के मामले में मिजोरम पहले स्थान पे हो। ठीक, ये ध्यान रखना। फिर RBI ने अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति पर आंकड़े जारी किए हैं। अब केवल ये हाथ से याद रखो कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति पर आंकड़े किसने जारी किए? तो हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए। रेलवे कंपनी RVNL को नवरत्न का दर्जा दे दिया। ठीक, RVNL। तो भारत सरकार ने रेल विकास निगम लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी से नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। ठीक, अब ये 13वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। अब आते हैं हम इंटरनेशनल सेक्शन पे। ठीक, देखो इकोनॉमिक सेक्शन बहुत बड़ा नहीं था तो हमने जल्दी जल्दी कवर कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरनेशनल सेक्शन करते हैं। तो ऑपरेशन कावेरी, तो भारत में अशांति से प्रभावित सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है। तो ऑपरेशन कावेरी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ऑपरेशन कावेरी सूडान से संबंधित है, मिलान करने के लिए भी आ सकता है डायरेक्ट। फिर भारत रूस व्यापार संवाद, भारत और रूस के बीच ट्रेड डायलॉग 2023 हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पहला सत्र इसका नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इसमें विदेश मंत्री S जयशंकर और रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव उपस्थित थे। ठीक, भारत और रूस ने 2025 के लक्ष्य से पहले ही अपने द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य $30 बिलियन को प्राप्त कर लिया है। फिर सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट, सीरिया विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। इसकी अधिकांश विदेशी मुद्रा आय कैप्टागन के उत्पाद और निर्यात से आती है। सीरिया कैप्टागन, देखो कैप्टागन जो है एक नार्को एलिमेंट है। ठीक, इसका प्रमुख उत्पादक है सीरिया, जिसका अधिकांश हिस्सा खाड़ी देश में निर्यात किया जाता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा, सीरिया की जो विदेशी मुद्रा है उसमें 90% कैप्टागन के निर्यात, मतलब जो नशे की चीज़ें हैं उनके निर्यात से ही अपनी 90% विदेशी मुद्रा को अर्जित करता है। अब नार्को स्टेट किसे कहते हैं? नार्को स्टेट उस स्टेट को कहते हैं, उस देश को कहते हैं जो अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशे के निर्यात पर निर्भर है। ठीक है, अब सीरिया क्या करता है? खास तौर पर एम्फेटिन जैसे टैबलेट का एक्सपोर्ट करता है, जिसे कैप्टागन या गरीबों का कोक भी कहा जाता है। ठीक, कैप्टागन क्या है? कैप्टागन एक प्रकार का टैबलेट है जो एम्फेटिन और कैफीन से बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दवा के आयात निर्यात और सेवन पर प्रतिबंध लगा है। ठीक है, फिर बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग का 16वां वीजा केंद्र खुला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मिगुएल डियाज कैनेल क्यूबा के नए राष्ट्रपति। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिगुएल डियाज कैनेल, क्यूबा कैनेल। ठीक, मिगुएल डियाज कैनेल। चलिए, फिर भारत पेरू संयुक्त आयोग की दूसरी बैठक हुई, कहाँ हुई? नई दिल्ली में। इससे पहले भारत और रूस के बीच व्यापार डायलॉग हुआ था।
व्यापार डायलॉग हुआ था कहाँ, नई दिल्ली में। और भारत और पेरू के बीच भी अब जब बैठक हो रही है नई दिल्ली में, ठीक है। पेरू ने G20 की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ अर्थात विश्व के कम विकसित और विकासशील देशों की आवाज़ उठाने के लिए आभार व्यक्त कर दिया हमारा, ठीक है। फिर दीना बोलुआर्टे पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, फिलहाल वही बनी है, ध्यान रखो, दीना बोलुआर्टे। इससे पहले हमने क्यूबा के पढ़े हैं, क्या नाम था, क्या नाम था बताओ भाई, मिगुएल डियाज कैनेल, ठीक है। और पेरू की कौन है, दीना बोलुआर्टे। चलिए, भारत स्पेन संयुक्त आयोग, अब ये भी नई दिल्ली में हुआ, भारत स्पेन संयुक्त आयोग। तो नई दिल्ली में भारत स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग के 12वें सत्र की सह अध्यक्षता की है, ठीक है। चलो, फिर NFSU का विदेश में पहला परिसर युगांडा में। तो राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक, राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय का विदेश में पहला परिसर युगांडा के जिंजा में स्थापित किया गया। तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय न्यायालय विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेश में अपनी जो शाखा खोली गई है, पहला परिसर खोला गया है, तो युगांडा के जिंजा में खोला गया है। यह भारत का एक पहला सरकारी विश्वविद्यालय जो विदेश में एक परिसर स्थापित कर रहा है, ठीक। चलो, भारत द्वारा सोमालिया में अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन को मदद दी गई है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा काम्बोज ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड को $2 मिलियन का योगदान दिया है। क्यों दिया है, सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शांति और स्थिरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करने के लिए, ठीक है। बहरीन ने गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है। तो गोल्डन लाइसेंस पहल किसने शुरू की है, तो ये शुरू की है बहरीन ने। चलो, क्यों शुरू की है, तो बहरीन में बड़े पैमाने पर निवेश परियोजनाओं के साथ स्थानीय और विदेशी व्यवसायों को सुव्यवस्थित सेवाएं और लाभ प्रदान करने के लिए गोल्डन लाइसेंस पहल शुरू की है, ताकि निवेश को अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके। जॉर्जिया ने हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया है। जॉर्जिया क्या है, जॉर्जिया USA का एक प्रांत है जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया है, ठीक है। इस तरह का कानूनी उपाय करने वाला वह पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। हिंदूफोबिया क्या है, हिंदूफोबिया हिंदू धर्म और हिंदुओं के प्रति विरोधी, विनाशकारी और अपमानजनक व्यवहार का एक समूह है जो पूर्वाग्रह, भय या घृणा के रूप में प्रकट हो सकता है, ठीक। फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। इधर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा था कि फिनलैंड ने चुपके से नाटो की सदस्यता ले ली और नाटो का 31वां देश बन गया है, ठीक है। ठीक है, अब नाटो क्या है, नाटो 1949 में बनी एक गठबंधन है जो कि सैन्य टाइप का है, मतलब कि इसमें सेनाओं का प्रयोग खूब होगा। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ठीक है। तो इसमें यह है कि एक तरह का सैन्य गठबंधन है कि यदि नाटो के सदस्य में से किसी पर भी किसी देश ने अटैक कर दिया तो सारे देश खड़े होकर उस देश की तरफ से अपनी सेना लेकर लड़ेंगे, ठीक। शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान UAE संयुक्त अमीरात के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक। तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान, ये क्या है मोहम्मद बिन, ये क्या है मंसूर बिन, बस इतना ही फर्क है। मोहम्मद जो है वे तो हैं राष्ट्रपति, मंसूर हैं उपराष्ट्रपति, बस। यहाँ से आगे बढ़ो। फिर संयुक्त अरब अमीरात ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है। क्यों शुरू की गई है, जीनोमिक कार्यक्रम को विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 4 लाख नागरिकों से संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण डेटा शामिल किया जाएगा और 10 वर्षों तक यह रणनीति चलेगी, ठीक है। चलिए, तो नियंत्रित दवा वितरण हेतु लिक्विड मार्बल का विकास किया गया है। किस लिए किया गया है, नियंत्रित दवा वितरण हेतु लिक्विड मार्बल का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी ने किया है।
नैनो मिट्टी के उपयोग से लिक्विड मार्बल नामक गोली का आविष्कार किया गया है। काम क्या होगा इसका? इस लिक्विड मार्बल में दवा भरकर शरीर में पहुंचाया जा सकता है। यह तरल का ऐसा स्वरूप है जो ठोस रूप में शरीर में जाता है और जरूरत पड़ने पर दवा को शरीर में छोड़ता है। लिक्विड मार्बल को टाइम बम नाम दिया गया है। ठीक है, टाइम बम एक खास प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया को अंजाम देती है जिसे कास्केड रिएक्शन कहा जाता है। नैनो क्ले क्या है? नैनो क्ले जो है सिलिकेट के महीन कण होते हैं जो तरल होने के बावजूद खुद को ठोस रूप में ढाल सकते हैं। ठीक, ग्लोबल वार्मिंग से धान में ब्लास्ट रोग हो रहा है। तो ब्लास्ट रोग किस फसल से संबंधित है? तो धान से संबंधित है। कारण ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, दाल की फसल का ब्लास्ट रोग मैग्नापोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण होता है। किसके कारण होता है? मैग्नापोर्थ ओरिजा। ठीक, तो ब्लास्ट जो संक्रमण होता है रोपण या टिलरिंग स्टेज जब पौधा शाखाएं बनाता है उसमें ही पौधे को कमजोर कर देता है। साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो कृषि और किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तम बीज समृद्ध किसान योजना के तहत बीज उत्पादन, गुणवत्ता पहचान और प्रमाणीकरण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए साथी एप्लीकेशन लॉन्च की है। साथी की फुल फॉर्म क्या है? सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ठीक है, तो साथी ऐप कुल मिलाकर हमें ये बात बताएगा कि बीज कितना पुराना है। ठीक, इसकी सारी जानकारी देगा, गुणवत्ता कैसी गुणवत्ता है, सही है, खराब है, क्यूआर कोड लगा होगा इस पर जिसके माध्यम से इसकी पहचान हो सकेगी। ठीक है, और कुल मिलाकर इस प्रकार से बीज खरीदने से किसानों के साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। ठीक है, इस ऐप को बीज उत्पादन, उसकी गुणवत्ता पहचान और प्रमाणन की चुनौतियों का पता करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, चलो, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवा पोर्टल का लॉन्च किया है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? युवा स्टार्टअप्स को जोड़ना, उनकी पहचान करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया है। फिर नासा का टेम्पो इंस्ट्रूमेंट लॉन्च हो गया है। तो नासा के द्वारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन उपकरण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ठीक है, टेम्पो कहा जाता है इसे, ट्रोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। ठीक, तो फाल्कन 9 रॉकेट लेके जाएगा इसको, फ्लोरिडा से जाएंगे टेम्पो को लेकर और वहाँ पर छोड़ के आ जाएंगे। तो जो टेम्पो है ये स्पेस से वायु गुणवत्ता को 4 वर्ग मील को अधिक सटीकता से देख सकता है। तो इसका काम क्या होगा टेम्पो का वायु गुणवत्ता की निगरानी में परिवर्तन लाना। ठीक, भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़ा गंगा बनी है। तो भारत की पहली, देखो जो भी भारत की पहली हो या विश्व की पहली हो वो इम्पोर्टेंट है अपने आप ही। तो पहली क्लोन है देसी गिर मादा, इसका नाम रखा गया बछड़ा, मतलब बछड़ा नहीं गंगा, तो बछड़ा है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने देसी नस्ल गिर की पहली क्लोन मादा बछड़ा गंगा का उत्पादन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा ये कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो करनाल में स्थित है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक क्लोन बनाया है गिर गाय से और उसका नाम रखा है गंगा। ठीक, चलो, यह जो करनाल का जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान था ये 1989 में मानद विश्वविद्यालय दर्जा से प्राप्त हुआ। ठीक, और 2009 में इन्होंने विश्व की पहली क्लोन भैंस का उत्पादन किया था। ठीक है, चलो, फिर चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला और अश्वेत पुरुष का चयन। आर्टेमिस मिशन क्या है? आर्टेमिस मिशन नासा का एक मिशन है जो ये कई सारे देशों को इसमें सहायता के लिए बुला रहा है और ये चंद्रमा पर कुल मिलाकर रिसर्च बेस है। ठीक है, तो क्रिस्टीना कोच और अंतरिक्ष यात्री विक्टर ग्लोवर इन्हें मिशन का हिस्सा बना लिया गया है। तो 4 सदस्यीय दल है ये, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हेंस। ठीक है, आर्टेमिस सेकंड मिशन किया है? चंद्र मिशन को 2025 की शुरुआत तक लॉन्च करने की योजना है। ठीक है, चांद की सतह के बारे में जानकारी एकत्रित करना है। सेकंड वाले जो है आर्टेमिस फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेज में जाएगा, तो सेकंड वाले चंद्रमा पर नहीं उतरेंगे। ठीक है, ठीक,
फिर PSLV 55 रॉकेट से सिंगापुर के 2 उपग्रह को लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। इजराइल का जासूसी सैटेलाइट है ओफेक 13। ठीक, ये सैटेलाइट में उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग और भूमि स्टेशनों को रियल टाइम खुफिया सूचना भेजने की क्षमता है। फिर चीन ने फेंगयून 3 सैटेलाइट का लॉन्च किया है। फेंगयून 3 मेट्रियोलॉजिकल सैटेलाइट है, मतलब मौसम आधारित सैटेलाइट है जो भारी वर्षा जैसे गंभीर मौसमी स्थितियों का मॉनिटरिंग करेगी और जानकारी देगी। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है। तो रॉकेट निर्माता स्काईरूट एरोस्पेस, कौन? स्काईरूट, कभी इसरो लगा दो। स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवन 2 का 200 सेकंड की अवधि का परीक्षण किया है। ठीक, चलिए, इसी स्काईरूट ने 2022 में विक्रम S लॉन्च किया था। ठीक है, पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट। फिर अमोगा 3 का सफल परीक्षण किया गया है। कौन? अमोगा 3। अब अमोगा 3 क्या है? यह स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मतलब कि अमोगा 3 जो है हमारी एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल है। ठीक, अमोगा 13 को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। चलो, आई स्पेस द्वारा चंद्रमा पर लैंडर भेजने की योजना है। आई स्पेस द्वारा, जापान की निजी कंपनी है आई स्पेस। चलो, फिर पर्यावरण और पारिस्थितिक वाला सेक्शन आ जाता है। तो वायु प्रदूषण बच्चों के लिए मस्तिष्क के लिए खतरा है, तो इस सबको जान लेना चाहिए। ओडिशा में मैंग्रोव पिट्टा नामक पक्षियों की गणना। तो हाल ही में मैंग्रोव पिट्टा नामक पक्षियों की गणना की गई है। ये किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है। ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के अंदर महीपुरा नदी के मुहाने पर इनकी गिनती और खोज की गई थी। पक्षियों की गिनती प्रत्येक दृष्टि से और उनकी चहचहाहट से होती है। ये मत सोच लेना उनके पंजों से होगी। तो पक्षियों की गिनती प्रत्येक दृष्टि से और उनकी चहचहाहट से होती है। अब भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात चल रही है, तो अब इसके बारे में जानकारी क्यों ना दी जाए। तो यह एक नेशनल पार्क है और 1998 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। 2002 में ये रामसर स्थल में शामिल हो गया। कॉस्केड फ्रॉग की नई प्रजाति अमोलोप्स सिज। ठीक, तो मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में सिजू गुफा से मेंढक की एक नई प्रजाति मिली है, अमोलोप्स सिजू। ठीक, जापान में G7 ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रियों की बैठक। तो जापान के सोराप्पो शहर में हुई है G7 की बैठक। G7, ठीक है। ऑटोमोबाइल के कार्बन पदचिह्न को कम करने पर प्रमुख ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फिर सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज। तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। वहां पर पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किए गए हैं। ठीक है, सुहेलवा श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा जिलों में स्थित है। ठीक, नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया गया। योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव भी वहां पर मौजूद थे। प्रदेश में 134 करोड़ पौधे रोपे गए। भारत में 2022 तक बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। ठीक भाई, 3167। चलो, वर्तमान में विश्व की 75% बाघ आबादी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो 1800 बाघ रह गए थे। फिर एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में है, इनके भी लॉन्च किया गया था। एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र, यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया जा रहा है। ठीक, यह विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है। फिर गज उत्सव कहाँ मनाया गया? तो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 मनाया। ठीक, फिर माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को भी हरी झंडी दिखाई हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे हो गई हैं। 2092 में शुरू हुआ था, अब तक 33
हाथी रिजर्व बनवा दिए हैं इसने। फिर एराविकुलम फर्न संग्रह स्थापित करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान एराविकुलम फर्न, ठीक है। एराविकुलम नेशनल पार्क मन्नार में नीलगिरी तहर की प्राकृतिक आवास है। यहाँ पार्क के अंदर एक फर्न संग्रह स्थापित किया गया है। यह पहली बार है जब हिल स्टेशन में इस तरह का फर्न संग्रह स्थापित किया गया है। केरल में नई तितली खोजी गई है। तितली का नाम है कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिव, ठीक। वेम्बनाड यह केरल की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे लंबी झील है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रामसर स्थल क्या है? वेम्बनाड झील। जो देखिए रामसर स्थलों में आते हैं तो पहले नंबर पर कौन रहेगा? आपका सुंदरवन और दूसरे नंबर वेम्बनाड झील। सतकोचर वन्यजीव अभ्यारण्य में भारतीय स्कीमर का प्रजनन, तो उड़ीसा में है सतकोचर वन्यजीव अभ्यारण्य। पहली बार भारतीय स्कीमर के प्रजनन को दर्ज किया गया है, ठीक। तो नेक्स्ट सेक्शन आया है रिपोर्ट एवं सूचकांक का। तो विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश भारत बन गया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है, अपने आंकड़े जारी किए हैं, उसमें विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। भारत की जनसंख्या अनुमानित जो है अब 142.86 करोड़ हो चुकी है, ठीक। अब चीन को हमने पीछे कर दिया जनसंख्या के मामले में, चीन दूसरा देश बना गया और हम पहला देश बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये जारी करती है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। है तो 15 से 64 वर्ष तक युवा माना जाता है, ठीक है। और ये युवा जो है भारत में 68% है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, ठीक। तो ये जारी किया है रून, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 एक कंपनी है रून, ठीक, उसने जारी किया है। तो भारत में 138 यूनिकॉर्न फिलहाल है, ठीक। फिर भारत अमेरिका और चीन के बाद यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, ठीक। जो भारत के एडटेक स्टार्टअप है जैसे बायजूस है, फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी, गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम11, ये भारत के शीर्ष यूनिकॉर्न है, मतलब टॉप यूनिकॉर्न यही है, ठीक। फिर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 5 देश, सबसे पहले नंबर पर यूएसए, चीन 316, भारत 68, ठीक। सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 5 शहर, तो पहले नंबर पर है सैन फ्रांसिस्को, 181 यूनिकॉर्न इस अकेले एक शहर में है। फिर है न्यूयॉर्क, ये भी यूएसए का है, इसमें 126 यूनिकॉर्न है। और फिर है बीजिंग, इसमें 79 यूनिकॉर्न है। फिर जल निकायों की गणना रिपोर्ट, ठीक। तो जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधनों के विषय में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है। तो यह पहली गणना रिपोर्ट है, ठीक। देश भर में कुल 24,24,544 जल निकायों की गणना की गई है। इसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, और यहाँ से बनेगा क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा जल निकाय किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। सबसे कम जल निकाय किस राज्य में है? तो सिक्किम में है, ठीक। फिर 97.1% जो जल निकाय हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में है और 2.9% जल निकाय शहरी क्षेत्रों में, सिटीज़ में है, ठीक। फिर सबसे अधिक तालाब और जलाशय वाला राज्य तो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल के किस जिले में सबसे ज़्यादा है? तो 24 परगना, जो साउथ 24 परगना है उसमें है। सबसे अधिक टैंक वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। सबसे अधिक झीलों वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु है। जल संरक्षण योजनाओं में अव्वल राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। तो इसमें 4 कैटेगरी बन गई है। कौन सी? सबसे ज़्यादा जलाशय तो वो पश्चिम बंगाल में, सबसे ज़्यादा टैंक आंध्र प्रदेश में, सबसे ज़्यादा झीलें तमिलनाडु में, और जल संरक्षण योजनाओं में अव्वल राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक। ये सब हम देख चुके हैं। फिर भारतीय विमानन सुरक्षा निरीक्षण तंत्र विश्व में 48वें स्थान पर आया है। तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर भारतीय विमानन सुरक्षा निरीक्षण तंत्र DGCA को विश्व में 48वां स्थान दिया गया है। यहाँ से बस केवल इतना ही ध्यान रखना है। टॉप में है सिंगापुर, ठीक, उसके बाद UAE और उसके बाद साउथ कोरिया। भारत का स्कोर 48वां है और हमारे बाद चीन है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI ने
13 अप्रैल को वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 जारी की है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये बन सकता है कि वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट किसने जारी की? आपको अगर उसने यूएन संयुक्त राष्ट्र ऑप्शन में दे दिया तो आप उसे लगाया होगे। इसके अतिरिक्त अगर उसने दे दिया आपको ILO दे दिया, WTO दे दिया, WHO दे दिया, तो वहाँ पे लगाने की संभावना है। लेकिन आपको लगाना क्या? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, IFPRI। ठीक। फिर सबसे धनी मुख्यमंत्री पर ADR रिपोर्ट। ADR क्या है? ADR है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। ठीक। और इलेक्शन वॉच, ये 2 संस्थाएं हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। तो उसमें जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है जगत मोहन रेड्डी, ये सबसे धनी मुख्यमंत्री पाए गए। इनके पास जो संपत्ति है वो 510 करोड़ रुपए की है। सबसे अधिक संपत्ति वाले 3 मुख्यमंत्री कौन कौन है? आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, ओडिशा के नवीन पटनायक। और सबसे कम संपत्ति वाले 3 मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, केरल के पिनरई विजयन और हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। फिर आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत का 77वां स्थान आया है। देखिए DGCA की रैंकिंग में आया 48वां, आपराधिक देशों की रैंकिंग में आया है 77वां स्थान। ठीक। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक। 77वां स्थान। फिर पहले स्थान पर कौन सा देश आया? वेनेजुएला। सेकंड पे पापुआ न्यू गिनी और तीसरे पे दक्षिण अफ्रीका। अफगानिस्तान, जहाँ इतने आतंकवादी हैं, वो भी आपराधिक मामले में 4थे स्थान पे है, पहले पे नहीं है। AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वार्षिक AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत 5वें स्थान है, 5वें स्थान पे है। ठीक है। तो जो स्टार्टअप्स को निवेश वगैरह मिल रहा है उस मामले में भारत है 5वां देश, 5वें स्थान पे। इससे पहले कौन कौन है? अमेरिका पहले नंबर पे है, चीन दूसरे पे है, UK तीसरे पे है, इजराइल चौथे पे है। ठीक। इनके बाद 5वें नंबर पे भारत है। भारत में न्याय रिपोर्ट 2022। नई दिल्ली में भारत में न्याय रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है। जो रिपोर्ट है न्याय रिपोर्ट, यह 3रा संस्करण है, 2019 में इसे शुरू किया गया था। अब ये कैसे बनाई जाती है? तो पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता से समग्र आंकड़ों पर आधारित है। और इसमें टॉप पर है कर्नाटक, सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु। ठीक। फिर छोटे राज्यों में टॉप पर कौन है? सिक्किम। तो सबसे बेहतर तीव्र गति से न्याय प्रदान करने में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? कर्नाटक। छोटे राज्यों में कौन है? सिक्किम। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की रिपोर्ट जारी की है। तो ऊर्जा दक्षता के मामले में पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरे पर केरल। ठीक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने पिछले सूचकांक के बाद सबसे अधिक सुधार दर्ज किए हैं। मुंबई सार्वजनिक परिवहन वाले 19 शहरों में शामिल हो चुका है। लंदन के एक मीडिया आउटलेट टाइम आउट ने विश्व के सबसे अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले 19 शहरों की सूची जारी की है, जिसमें भारत के मुंबई का स्थान है। ठीक। चलिए, मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर है। पहले स्थान पर किसे रखा है? जर्मनी के बर्लिन को रखा गया है। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट 2023। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA ने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। अब ये याद रखना है कि ये रिपोर्ट जारी किसने की है। जो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट है वो IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इसने जारी की है। ठीक। इसने बताया है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण अभी भी ट्रैक पर नहीं है और 1.5 डिग्री सेल्सियस मार्ग से कम है। अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर आ गए हैं। तो फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है अपनी अरबपतियों की। तो उसमें जो हमारे रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मुकेश अंबानी, वो 9वें स्थान पर आ गए हैं। एशिया में मुकेश अंबानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक। तो जो फोर्ब्स की सूची है इसमें सबसे अमीर व्यक्ति कौन मिला इस बार? तो बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली। ठीक। फ्रांस के हैं ये। इनकी जो संपत्ति है वो 211 बिलियन डॉलर की है। ठीक है। तो बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली फ्रांस के हैं। फिर दूसरे नंबर पे एलन मस्क,
यूएसए के हैं। फिर हैं तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस, ये भी यूएसए के हैं। देखिए यहाँ पर सारे में यूएसए भरा पड़ा है। ठीक, मुकेश अंबानी यहाँ पर धीरे से आए 9वें नंबर पे। 83.4 बिलियन डॉलर की इनकी संपत्ति है। फिर IGAI रिपोर्ट, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI रिपोर्ट द्वारा 5 अप्रैल 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो 2022 में विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 9वें स्थान पर रहा। कोई खास न्यूज़ नहीं है, आगे बढ़ो। सबसे ज़्यादा बिजी कौन सा हवाई अड्डा रहा? तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका में। ठीक, फिर आप कुछ योजनाएं पढ़ लेते हैं और कार्यक्रम पढ़ लेते हैं। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और PM गति शक्ति योजना। ठीक, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है पहले ये समझो। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या होता है कि जो बॉर्डर से लगे हुए गांव हैं उनका विकास करना है, वहाँ पर जो जीविका के साधनों को विकसित करना है ताकि लोग वहाँ पर बच सकें और बेहतर सुरक्षा जो है बॉर्डर की हो सके। ठीक, तो केंद्र के महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को विकसित करना और चीन की सीमा के साथ गांवों को पर्यटकों के लिए खोलना है, को प्रधानमंत्री की गति शक्ति मेगा परियोजना के साथ एकीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य चीन की सीमा से लगे गांवों में बुनियादी ढांचे का विकास करना, ठीक, और पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 19 जिलों में, ठीक, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है यह 19 जिलों में चल रहा है, 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के। यह 2022 में एक भाषण के दौरान इसकी उद्घोषणा की गई थी। इस कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा और आवासीय और पर्यटन केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। अब PM गति शक्ति पहल क्या है? तो यह आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जिसे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। तो केवल यहाँ से ये डेट याद रख लो, ठीक, 13 अक्टूबर 2021। उड़ान 5.0 का शुभारंभ किया गया है। तो उड़ान क्या है? UDAN, उड़े देश का आम नागरिक। यह एक योजना है जिसे केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा 2023 को उड़े देश का आम नागरिक योजना के 5वें चरण की शुरुआत की गई है। 4 चरण पहले ही पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? देश के दूर दराज और क्षेत्रीय इलाकों में कनेक्टिविटी को बढ़ाने तथा अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना है। ठीक, इस चरण में 600 किलोमीटर की दूरी निर्धारित की जाएगी जबकि पहले यह 500 किलोमीटर तक थी। ठीक, यह उड़ान योजना जो है 2016 में शुरू की गई थी। यह एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है। ग्रामीण महिलाओं के लिए संगठन से समृद्धि योजना। ठीक, तो ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 18 अप्रैल 2023 को ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना का शुभारंभ किया। इसमें क्या होगा कि ग्रामीण महिलाएं जो हैं उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। ठीक, इसका लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का है। वर्तमान में यह संख्या 9 करोड़ है। ठीक, 2014 में यह संख्या 2 करोड़ थी, 2 करोड़ 35 लाख थी, जो अब बढ़कर 9 करोड़ हो गई है। तो बहुत ही बड़ा परिवर्तन ये है। फिर आदिवासी उत्पाद विपणन हेतु PTP-NER योजना। तो 18 अप्रैल 2023 को आदिवासी कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा मणिपुर में उत्तर पूर्वी क्षेत्र से आदिवासी उत्पादों के प्रचार और विपणन के लिए मार्केटिंग और लॉजिस्टिक विकास योजना PTP-NER योजना का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों को उनके उत्पादों की खरीदारी, लॉजिस्टिक और मार्केटिंग क्षमता को बढ़ाकर लाभ प्रदान करना है। इस योजना को 8 राज्यों में चलाया जा रहा है, 7 सिस्टर्स प्लस 1। ठीक, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में लागू किया जा रहा है। फिर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह विकास योजना। तो गुजरात का जो कांडला बंदरगाह है उसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक, वहाँ पर 123 करोड़ रुपए से अधिक की OLJT विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह मतलब इसे विकास के लिए इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? तो बंदरगाह की कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए
यह परियोजना प्रस्तावित की गई है। फिर अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जो हमने पीछे पढ़ाया अभी। ठीक, इससे क्या होगा कि जब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बॉर्डर से लगे हुए गांव, जो चीन के बॉर्डर से लगे हुए गांव है, वहाँ पर आधारभूत संरचना का विकास हो जाएगा, तो गाँव से पलायन रुक जाएगा। ठीक है, और बॉर्डर की सुरक्षा होगी वो और बेहतर हो सकेगी। जल शक्ति अभियान, बारिश को थाम लो, कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया गया है। तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने मानसून के मौसम में जल के संरक्षण को लेकर एक जन अभियान में बदलने के प्रयासों के हिस्से के रूप में कैच द रेन 2023 लॉन्च किया है। ठीक है, इसका जो टैगलाइन क्या है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। ठीक, तो प्रेट पहल क्या है? प्रेट पहल WHO की है पहली चीज़। ठीक, यह पहल कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए भविष्य के प्रकोपों से बचाव हेतु प्रकोपों से बचाव हेतु बेहतर चिकित्सकीय तैयारी करने हेतु आरंभ किया गया है। मतलब कि WHO ने जो प्रेट पहल है इसे ये शुरू की है और इसका आरंभ किया है, और कहा है कि जिस प्रकार की कोविड-19 ये महामारी आई थी, सभी का जो मेडिकल ढांचा ध्वस्त हो गया था, तो पहले से तैयारी करके रखो ताकि भविष्य में इस प्रकार की बीमारी को टैकल किया जा सके। तो प्रेट का क्या अर्थ है? द प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलेंस एंड एमर्जिंग थ्रेट्स। ठीक है, इसकी यह अर्थ है। फिर कुछ बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है। इंडसइंड बैंक का ऋण समझौता। इंडसइंड बैंक ने $125 मिलियन की सिटी बैंक और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक सह वित्तपोषण पर हस्ताक्षर किए हैं। कृषि क्षेत्र को ऋण देगा इस मामले में। तो मतलब इंडसइंड बैंक जो है, इनने जापान का एक बैंक है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, और सिटी बैंक, इनके साथ समझौता किया है। इनसे $125 मिलियन लेंगे और उसे कृषि क्षेत्र में वितरित करेंगे। फिर नोवार्टिस फार्मा एजी के साथ सिप्ला ने किया समझौता। ठीक, तो नोवार्टिस जो है वो स्विट्जरलैंड की एक दवा कंपनी है, उसके साथ भारत की सिप्ला कंपनी ने समझौता किया है। समझौता किस लिए किया है? तो जो शुगर होता है, टाइप 2 का जो मधुमेह होता है, उसके इलाज के लिए एक दवाई बनाई जाती है, गैल्वस। ठीक, तो गैल्वस जो है डायबिटीज़ में दी जाती है। यह एक ओरल एंटी डायबिटिक दवा है। ठीक, तो इस दवा को बनाने के लिए हमारी सिप्ला ने नोवार्टिस के साथ समझौता किया है। MRF दुनिया का सबसे मजबूत टायर ब्रांड बन गया है। चलो आगे बढ़ो। फिर ICICI बैंक द्वारा बाय नाउ पे लेटर, मतलब एक तरीके से वही है, क्रेडिट वाला सिस्टम है कि पहले खरीद लो बाद में पे कर दो। ये ICICI बैंक ने चालू किया है। फिर आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने यूको बैंक के साथ साझेदारी की है। यहाँ से बहुत कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। UPI ने मार्च में 8.7 अरब लेन देन प्रक्रिया पूरी की। ठीक, यहाँ ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि भाई UPI की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक, इसने रिकॉर्ड बनाया है कि भाई 8.7 अरब जो लेन देन प्रक्रियाएँ हैं, जो ट्रांजैक्शन है, वो इन्होंने पूर्ण कर ली है मार्च में। ठीक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि किस बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई हैं? तो वो बैंक कौन सा है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है जो 2018 में भारत की बैंक से वंचित आबादी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। ठीक, फिर एसोचैम की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके जो नए अध्यक्ष हैं वो अजय सिंह बन गए हैं। इससे पहले अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिर NPCI ने UPI भुगतान के लिए PPI शुल्क की सिफारिश की है। तो NPCI कह रहा है कि जो PPI भुगतान हो रहे हैं उनके लिए थोड़ा शुल्क लगाया जाए। ठीक, कितना? लगभग 1.1% का। डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पर है। मतलब कि UPI इत्यादि के माध्यम से लेन देन करने में बेंगलुरु पहले नंबर पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर दिल्ली है। भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण बैंकिंग ऐप लॉन्च कर दिया है। तो सिटी यूनियन बैंक जो है उसने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए भारत का पहला है
ये यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मतलब वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। मतलब इसमें क्या होगा, अब तक जैसे हमें अंगूठा लगाना पड़ता था स्कैनर पे, अब जो हमारी आवाज़ से ही ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राहकों को उनके खातों में लॉगिन करते समय सुरक्षा की एक अतिरिक्त फरत यह प्रदान करेगा। अब सार संक्षेप देख लेते हैं। प्रमुख नियुक्ति, कर्नाटक बैंक ने शेखर राव को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया। इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो। बोमन ईरानी क्रेडाई के नए अध्यक्ष हैं। रुस्तम ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंधन निदेशक बोमन ईरानी को आवास विकास कंपनी के शीर्ष संगठन कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई का अध्यक्ष चुना गया है। तो बोमन ईरानी क्रेडाई के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि सुधा शिव कुमार ने फिक्की महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष बनी है। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40वीं अध्यक्ष कौन बनी है? सुधा शिव कुमार। फिर पत्रकार है तारिक फतेह, इनका निधन हो गया है। पाकिस्तान मूल के कन्नड़ाई लेखक थे। ठीक, इनका कनाडा में निधन हो गया है। फिर रंगमंच अभिनेत्री है जला बाला वैद, इनका भी निधन हो गया। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है कि एक नाम दे दिया तो इनका संबंध किस क्षेत्र से है। भाई पत्रकारिता से है, फिल्म उद्योग से है, या व्यापार से है, या औद्योगिक विकास से है, किस प्रकार से, कोई वैज्ञानिक है, डॉक्टर है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का निधन हो गया है। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का निधन हो गया। इन्हें कभी 1961 में अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था। ठीक, फिर यहाँ ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ऑपरेशन और युद्धाभ्यास। तो अभ्यास है इनियोचोज। ठीक, ये जो अभ्यास है ये ग्रीस की वायुसेना हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है। ठीक, यह ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वायुसेना पहली बार इस अभ्यास में हिस्सा लेगी। देखिए ये चीज़ अगर कहीं आ जाती है कि पहली बार, तो हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो इनिचियोस ये ग्रीस में आयोजित किया जा रहा है, और इसकी खास बात यह है कि एक वायु अभ्यास है। ठीक है, ग्रीस में आयोजित किया जा रहा है, भारत पहली बार इसमें हिस्सा ले रहा है। बहुत सारे देश इसमें शामिल होंगे। ये बहुत सारे देश कौन कौन होंगे? जैसे फ्रांस, अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, जॉर्डन, ये सब देश इसमें शामिल होंगे। और हमारी तरफ से जा रहा है सुखोई 30 MKI। फिर लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास। लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास, ये विश्व का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास है। लॉक्ड शील्ड, इसका वार्षिक संस्करण नाटो सहयोगी साइबर रक्षा केंद्र ऑफ एक्सीलेंस द्वारा तल्लीन एस्टोनिया में आयोजित किया जाएगा। तो लॉक्ड शील्ड साइबर डिफेंस अभ्यास 2023 जो है, यह है नाटो का एक अभ्यास है, साइबर अभ्यास, जो एस्टोनिया के शहर तल्लीन में आयोजित किया जाएगा। ठीक, फिर नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ठीक, फिर युद्धाभ्यास है कोप इंडिया 2023। तो कोप इंडिया 2023 किस किस के बीच हुआ है? तो अमेरिका और भारत, ठीक, इनके बीच कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास हुआ है, और जापान इसमें पर्यवेक्षक की भूमिका में रहा। यह कहाँ पर हुआ है? तो यह आगरा में हुआ है। ये चीज़ भी आजकल इम्पोर्टेंट चली है, और बहुत से एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कोई युद्धाभ्यास दे दिया, अब ये नहीं पूछता कि किन जो दो देशों के बीच है, वो पूछ रहा है कि ये कहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कोप 23 जो है ये आगरा में किया जा रहा है। फिर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच, तो अंडमान और निकोबार कमांड भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई ने कवच नामक एक सहयोगी सैन्य अभ्यास आयोजित किया। ठीक है, संयुक्त सेवा अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल के समन्वय और संयुक्त युद्ध क्षमता में सुधार करना है। ठीक, फिर समुद्री अभ्यास है स्लाइनेक्स। स्लाइनेक्स किस किस के बीच हो सकता है? देखिए श्रीलंका और इंडिया, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ठीक, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच 10वां है ये समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स। ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये कोलंबो में आयोजित किया जा रहा है। ये चीज़ ध्यान रखनी है।
और यह 9 सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है। ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक। अफ्रीका भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास एफ इंडेक्स 2023। तो अफ्रीका और भारत का संयुक्त सेना अभ्यास प्रक्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफ इंडेक्स 2023 का दूसरा संस्करण पुणे स्थित औंध के विदेशी प्रशिक्षण नोड में आयोजित किया जा रहा है। तो स्लाइन एक्स का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा था? पुणे में किया जा रहा है। चलो, फिर लोक प्रशासन सम्मान। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए गए। कब प्रदान किए गए? 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के अवसर पर। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। सोनम वांगचुक को संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार। ठीक, किसे? सोनम वांगचुक को। तो जो श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट नामक डायमंड क्राफ्टिंग और निर्यात कंपनी एवं उसके फिलोथ्रोपिक आर्म श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार का सम्मान सोनम वांगचुक को मिला है। ठीक। सोनम वांगचुक जो है विशिष्ट इंजीनियर, नवाचारी, शिक्षाविद और स्थायी विकास सुधारक हैं और इन्हें संतोकबा मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1 करोड़ रुपये इसमें मिलेंगे। ठीक। पहले इसे रतन टाटा जीत चुके हैं, कैलाश सत्यार्थी जीत चुके हैं और अंतरिक्ष वैज्ञानिक है AS किरण कुमार, ये भी जीत चुके हैं। अब सोनम वांगचुक किया है, ये आइस स्तूपा तकनीक के निर्माता है जिसमें आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जाते हैं जो बर्फीले ढेरों के रूप में सर्दियों के पानी को स्टोर करते हैं। तो सोनम वांगचुक ने आर्टिफिशियल बर्फ के पहाड़ बनाए हैं। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली इंडियन एयरफोर्स की अधिकारी हैं। कौन? दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पा गई है और इस प्रकार का पुरस्कार पाने वाली ये इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला है। उत्साह पटनायक को मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार। उत्साह पटनायक को। ठीक। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड। कुमार मंगलम बिरला को बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये किसने दिया है? अखिल भारतीय प्रबंधन संघ। ठीक, कौन सा? बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया। आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया। इस पुरस्कार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। ठीक। सिनर्जी ग्रुप को प्रतिष्ठित टैंकर ऑपरेटर पुरस्कार दिया गया। तो सिनर्जी ग्रुप जो है वो 560 से अधिक जहाज़ों के बड़े बेड़े का संचालन करता है को वैश्विक टैंकर प्रबंधन में अपने नेतृत्व भूमिका के लिए सम्मानित किया गया है। फिर एंजेला मर्केल, उन्हें जर्मनी का सर्वसम्मान दिया गया है। एंजेला मर्केल कौन है? जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। ठीक, उन्हें जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023। मिस इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले इम्फाल मणिपुर में हुआ है। पहली जो जानकारी है यहाँ से मिली। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का फाइनल कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है इम्फाल मणिपुर में। फिर नंदिनी गुप्ता पहले स्थान पर रही। कौन? नंदिनी गुप्ता पहले स्थान पर रही और फेमिना मिस वर्ल्ड चुनी गई। चलिए, मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल फाउंडेशन के संस्थापक नीलेश भगवान सांबरे को मराठी उद्यमी सम्मेलन 2023 में मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? नीलेश भगवान को। नीलेश भगवान सांबरे को मराठा उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है। भारत बायोटेक ने विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में पुरस्कार जीता। कौन सा पुरस्कार जीता? सर्वश्रेष्ठ उत्पादन / प्रक्रिया विकास पुरस्कार जीता है। ठीक। भारत बायोटेक का इंट्रामस्क्यूलर वैक्सीन कोवैक्सीन भारत के सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका निर्यात भी किया गया था। ठीक। CR राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसे? गणितज्ञ हैं ये CR राव।
राधाकृष्ण राव। इन्हें सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक। कनाडा के ओटावा में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान विश्व सांख्यिकी कांग्रेस में राव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। फिर बंगबंधु मुजीबुर रहमान को फोसवाल साहित्य पुरस्कार। फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी ट्रायलॉजी द आर्टिफिशियल मेमोर्स, द प्रेजेंट डायरीज एंड न्यू चाइना 1952 के लिए विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसने? फोसवाल ने। किसे? मुजीबुर रहमान को। कश्मीर की आलिया मीर को वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे मिला? तो आलिया मीर को मिला। ठीक। यूक्रेन के राष्ट्रपति को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान। तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्हें पोलैंड के राष्ट्रपति एंद्रेज डूडा ने पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल यह पुरस्कार प्रदान, यह सम्मान प्रदान किया है। फिर पावर ग्रिड को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार, ये कोई खास नहीं है। रतन टाटा जो है उन्हें ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023, इसे 6 विजेताओं की घोषणा की गई है। ब्राजील के एलिसेंड्रा कोरेप, जाम्बिया के चिल्कवा मुम्बा, इंडोनेशिया के देलिमा सिललाही, अमेरिका के डायने विल्सन, फिनलैंड के टेरो मस्टोलन और तुर्की के जफर खिजलकाया। ठीक। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जब प्रदान किया जाता है, यह पुरस्कार 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों में से प्रत्येक यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और द्वीप देशों के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित करता है। यह पुरस्कार 1989 में स्थापित किया गया था। फिर दलाई लामा जो है उन्हें 64 साल बाद रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दे दिया गया है। ठीक। इस अवार्ड के लिए उन्हें 1959 में चुना गया था, लेकिन तब चीन की वजह से वह तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे और पुरस्कार लेने नहीं जा सके थे। ठीक। टेनिस खिलाड़ी हैं जयदीप मुखर्जी, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है क्रॉस कोर्ट। ठीक। फिर बोरिया मजुमदार जो है उनकी पुस्तक है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। फिर प्रमुख दिवस हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। ठीक। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। फिर 24 अप्रैल को ही है शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। फिर 21 अप्रैल को है सिविल सेवा दिवस। ठीक। 2023 में इसका विषय क्या रहा? विकसित भारत का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। अब राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का जो इतिहास है वो क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गृह मंत्री रहे, उन्होंने 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मैटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारी परीक्षार्थियों को संबोधित किया था। तो 21 अप्रैल 1947 को हमारे वल्लभ भाई पटेल ने संबोधित किया था अधिकारियों को। ठीक। इसका आज से मनाने की घोषणा की गई होगी, पहली बार मनाया गया 2006 में। फिर विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़िए। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह 17 से 21 अप्रैल तक चला था। पंचायतों के संकल्प की सिद्धि का उत्सव। फिर विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। ठीक। इसकी जो थीम रही 2023 की वो है हेरिटेज चेंजेस। चलो। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस। अब थीम क्या रही? होम्योपैथी पीपल चॉइस फॉर वेलनेस। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर रहे। पहले जो आरबीआई था उसका कार्यालय था कोलकाता में। 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। 1 अप्रैल को ओडिशा में उत्कल दिवस मनाया गया। 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन। किसका आयोजन? फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन।
अंजलि शर्मा माउंट किलिमंजारो पर साड़ी पहनकर चढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी। ठीक, हिमाचल प्रदेश की है ये। और माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? तो ये है अफ्रीका का एक देश है तंजानिया, वहाँ पर एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक, माउंट किलिमंजारो। हाँ, हालांकि अब तो ये शांत ज्वालामुखी है, लेकिन एक पर्वत का रूप यह ले चुका है। अब खेल में देखते हैं, किप्टम ने लंदन मैराथन जीता है। किसने जीता है? किप्टम ने। कार्लोस अल्कराज ने बार्सिलोना ओपन टेनिस चैंपियनशिप जीती। किसने? कार्लोस अल्कराज ने, बार्सिलोना ओपन। फिर स्टार स्पोर्ट्स के ऋषभ पंत को बिलीव एम्बेसडर नियुक्त किया। हटाओ। गैरो बैलेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। तो गैरी बैलेंस जो है, उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये इंग्लैंड के थे, गैरी बैलेंस। विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2023, ये कौन है? इसमें जो सूची है, ये टॉप 5 क्रिकेटर्स की सूची, उसमें भारत की महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भी शामिल है। फिर सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक, हरमनप्रीत कौर इस सूची में स्थान पाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है। फीफा अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी अर्जेंटीना इंडोनेशिया के स्थान पर फीफा 23 अंडर-20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? अर्जेंटीना करेगा। पहले कौन कर रहा था? तो इंडोनेशिया कर रहा था, लेकिन अब जब उससे लेके अर्जेंटीना करेगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, ठीक, उसमें हमारे अमन सहरावत हैं। इन्होंने कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में पदक जीता है। किसने? अमन सहरावत ने। फीफा रैंकिंग 2023, शीर्ष 5 देश कौन रहे? अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील, बेल्जियम, इंग्लैंड। फीफा 2023 रैंकिंग में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। अलेक्जेंडर सैफरिन 2027 तक फिर से UEFA अध्यक्ष चुने गए हैं। UEFA क्या है? यूरोपियन फुटबॉल संघों के संघ। ठीक, अलेक्जेंडर सैफरिन। धावक जो है लासिंडा डेमस को 1 दशक बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक दिया गया। ठीक, 2012 के लंदन ओलंपिक के लिए यह पदक उन्हें प्रदान किया गया है। T20 में सबसे ज्यादा क्रिकेट विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? साकिब अल हसन, जो बांग्लादेश के हैं। मेसी का 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल हुआ है। अर्जेंटीना के कप्तान है लियोनेल मेसी। उन्होंने कुराकाओ के खिलाफ एक घरेलू मैच में 100वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है।